जय हिंद, वंदे मातरम, अकाल सहाय। दोस्तों, कुछ छोटी सी ब्रेक के बाद आप जी का होस्ट बिट्टू रानू यानी कि तेजिंदर सिंह, हौलदार तेजिंदर सिंह और बिट्टू रानू आप जी की खिदमत में हाजिर है। जो दूसरा भाग यानी कि इस एपिसोड का दूसरा भाग लेके यानी कि हाजिर है। मैं कुछ टाइम ब्रेक की थी। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि दोनों वीडियो आज ही कोशिश करूंगा, नहीं तो आज जो पहला भाग था वो एक दिन होगा, तो आज दूसरा भाग एक दिन होगा, फिर एक तीसरा भाग भी हो जाए। इस बार पिछली बारी में मैं एपिसोड में मैं बयान किया था कि जो बीजेपी की सफलता, जैसे देश के दुश्मनों को बीजेपी के राज में टपकाया जा रहा है, निपटाया जा रहा है और ठुकाया जा रहा है या मुकाया जा रहा है। ये अलग अलग मीडिया पे जो सोर्स है वो अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। जहाँ मेरी लैंग्वेज में तो उनको मारा जा रहा है, उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। तो वो बीजेपी के राज में हो रहा है और दुनिया शक करती है कि शायद इसके विषय में इंडियन एजेंसी का हाथ है और मोदी साहब और जो अमित शाह हुए, जहाँ अपने अजीत डोवल साहब हुए, इनकी कोई प्लानिंग है, कोई स्कीम है, इंडियन एजेंसियों को कोई दिशा निर्देश दिए हुए हैं। वो देश के दुश्मन जो भगौड़े आतंकवादी थे, जो टेररिस्ट थे, जो पाकिस्तान में, कनाडा में, अमेरिका में, जो देश दुनिया में बैठे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको मुकाया जा रहा है, उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। उसके पीछे भारत सरकार मुजरिम है। और कनाडा और अमेरिका में ये बातें चली हैं कि जैसे ये जो तो हरदीप सिंह निज्जर था, जो उसको इंडियन एजेंसियों ने मरवाया। उसके लिए भी काफ़ी पीछे ये गदर हुआ था। अपने कुछ जो राजनयिक होते हैं, जो अफसर होते हैं, एक दूसरे देश में तैनात किए हुए, उनको भी उन्होंने वापस किया था। इंडियन वालों ने तो 40-45 के करीब वापस कर दिए थे, बड़ी तादाद में। उसके बाद में पता नहीं है क्या इनके बीच में समझौता हुआ है, बीजेपी लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन गदर हुआ था। उसके बाद में अमेरिका ने बोला कि पन्नू को टपकाने की तैयारी करी जा रही थी। एक गुप्ता नाम का गुजरात का कोई हथियारों का स्मगलर, जो अमेरिकन सिटीजन था, उनके साथ कोई मिस्टर CS, कोई मिस्टर CC, ऐसे कोर्ट वाल्ट वगैरह नाम ये हैं, जो केस चल रहा है वो वहाँ जो अमेरिका में, अमेरिका का जो सिटीजन था जिसका नाम निखिल गुप्ता था, उनको वो वहाँ कनाडा से अमेरिका से भाग के, ये जो चेक रिपब्लिक है यूरोप में एक देश जिसको चेकोस्लोवाकिया भी कहा जाता है, वहाँ के छुप गया था। वहाँ से वो पकड़ के अपने कंट्री में ले गए। अभी बोले जाते हैं कि कोई मिस्टर CC था, पता नहीं मिस्टर CS था, वो इंडिया से उनको कोई डायरेक्शन ऑर्डर देता था। कि सुनने में आया है कि जो निखिल गुप्ता साहब थे, उनको उनके केस हथियारों की स्मगलिंग और ड्रग्स मामले में, स्मगलिंग के मामले में जो गुजरात में उनके खिलाफ केस चल रहे हैं, उनको ख़त्म कराने की जो उनको भरोसा और यकीन दिवाया था किसी एजेंसी के बंदे ने कि तू पन्नू को टपका दे अपने नेटवर्क के जरिए, और हम आपको जहाँ से जो गुजरात में चल रहे केस हैं अदालतों में, वो भी ख़त्म करा देंगे। तो वो पकड़ा गया। तो ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी बातें चल रही हैं कि बीजेपी के राज में देश के दुश्मन जो दूसरे मुल्कों में बैठे थे, या इंडिया के कश्मीर में भी था जो पत्थरबाजी होती थी, जहाँ और भी दिन दिहाड़े जो गंद पड़ा हुआ था कश्मीर में, उसको भी टपका दिया गया, निपटा दिया गया। देश के दुश्मनों में से इंडिया के अंदर हो चाहे बाहर हो, जो देश के विरुद्ध जो साजिश रचते थे, जो गदर फैलाने की कोशिश करते थे, उनके घरों पे डोजर चले, उनको पनिशमेंट दी गई, उनके इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर एनकाउंटर किए गए, उनको ठिकाने लगाया गया, उनको अपनी औकात याद करवाई गई, पकड़ पकड़ के जेलों में फेंका गया। ये सब बीजेपी की बहादुर गवर्नमेंट की ही देन है, वरना 70 साल तो क्रिमिनल लोग कांग्रेस के राज में मौज मस्ती मनाते थे
और पता नहीं कौन कौन से शुभ काम करते थे, पर 70 सालों में जो नहीं हुआ वो मोदी साहब ने सिर्फ 10 साल में कर दिया। अभी मुझे लग रहा है कि जो 3 राज्यों में जो बीजेपी ने भारी बहुमत हासिल किया है, उससे लगता है कि 2024 में तो क्या, मुझे तो लगता है 2034 तक भी बीजेपी ही रहेगी सत्ता में। तो बीजेपी इतिहास के सबसे मजबूत दौर से गुजर रही है, भंगड़े पा रही है, ढोले माइये गाए जा रहे हैं, बल्ले बल्ले हो रही है। अभी तो पाकिस्तान वाले भी कहते हैं कि मोदी साहब तीसरा दौर शुरू होने वाला है 24 में और देश विकास की ओर बढ़ रहा है। बाकी शायद ना हो, पर लोगों को यकीन आ गया, अवाम ने वोट डाल दिए। कांग्रेस का जो 70 साल इतिहास है, मैं आज उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बात करना चाहता हूँ। कई कांग्रेसी भाइयों और बहनों को, बच्चों और बुजुर्गों को इस बात से दुख होगा कि आज मैं कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रहा हूँ, पर ये सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है, जिसके अपने दिल की इच्छा पूरी करनी है। थोड़ा आप कांग्रेसी होने के बावजूद भी थोड़ा सच और ज्ञान और तर्क का साथ देते हुए इन्फॉर्मेशन हासिल करें। ये तो ओपनली पड़ी हैं बातें, कोई ऐसी कोई गहरी बात नहीं है जो मैं नहीं लेके आया हूँ। बस सिर्फ आपको बात याद करवानी है कि आपने भी वो बातें सुनी होगी, मैं आपको याद करवा देता हूँ। जो पुरानी इतिहास का हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उनको फ्रेश कर देते हैं, ताज़ा कर देते हैं। कोशिश करेंगे 2 एपिसोड में, नहीं तो फिर तीसरा एपिसोड भी आ जाएगा। कोई समय की कमी नहीं। आज फिल्माएंगे, कभी और फिर फिल्मा लेंगे, कल को फिल्मा लेंगे इनको। तो भाइयों, जब अंग्रेजों ने देश को तोड़ना था तो उन्होंने क्या किया, मैं पहले भी एक पंजाबी एपिसोड में तो बता चुका हूँ, शायद हिंदी में पहली बार बता रहा हूँ। उन्होंने एक कोठे वाली होती थी जिसको हम लेडी माउंटबेटन के नाम से जानते हैं। जिन्ना साहब और ये जो नेहरू साहब, दोनों बड़े अय्याश किस्म के लोग थे, बड़े इंजॉय लेने वाले, जनानीबाज जिसको बोलते हैं, औरतबाज लोग थे। ये वकालत करने के लिए इंग्लैंड में गए थे और वहाँ पर जो कोठे वाली, जिसको हम लेडी माउंटबेटन के नाम से जानते हैं, उसके पास आप ये हनीमून मनाने जाते होते थे, खे खाने जाते थे देसी भाषा में। और दोनों के साथ 80 जान पहचान थी। जिन्ना और नेहरू साहब के पास साथ में दोनों ही अपने अपने दीन के खिलाफ चलने के शुरू से ही ख्वाहिशमंद थे। दोनों दारू पे किसक भी पीते थे। एक गाय माता का गोश्त खाने में को पसंद करता था, वो शुआर का गोश्त और कुत्ते का गोश्त खाता था जिन्ना साहब, और दोनों ही सिगरेटें पीते थे। दोनों अय्याश और आवारागर्दी करने वाले लोग थे। एक बस बदकिस्मती समझो, अंग्रेजों की खुशकिस्मती समझो, इनको आगे लीडरशिप में आगे जेलों में भी जाने लगे। जिन्ना साहब तो कभी एक बार भी जेल में नहीं गया, ये इन्होंने तो काफ़ी जेलें जुले कटी हैं। तो वो तो जिन्ना साहब तो इस कदर अय्याश थे, इतने डिफल्टर थे, अपने दोस्त की 13-14 साल की लड़की को पटा के 42 साल की उम्र में भाग गए थे और भगा के शादी की थी उन्होंने। जो उनके बच्चों की माँ है, आजकल मुंबई में उनका फैमिली रहता है, वो इंडिया में रह गई थी। वो यानी कि पर्शियन थी, वो इसलिए नहीं गई। तो जिन्ना साहब अपनी जो सिस्टर फातिमा जिन्ना को लेके वहाँ चले गए थे। तो आज जिन्ना साहब की जगह हम नेहरू साहब का किस्सा खुलेंगे कि दोनों का चाल चलन और करैक्टर एक जैसा ही था। हाँ, एक थोड़ा पैसे में ज़्यादा लालची और स्वार्थी था, एक थोड़ा अपनी आन बान शान और नाक अणख और गैरत के नाम पे चलने वाला नेहरू साहब था, उसको थोड़ा लालची और स्वार्थी नहीं था। पर जिन्ना साहब तो दुराचारी भी थे, शराबी भी थे और लालची और स्वार्थी भी थे, और अंग्रेजों के कुछ ज़्यादा ही चमचे कड़छे थे, इसलिए वो पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह रहे। और नेहरू साहब की एक तो जवानी में उनकी बीवी की यानी कि इंदिरा गांधी जी की माँ की मौत हो गई थी, जिससे कमला नेहरू शायद बोलते हैं, उनकी मौत हो गई थी जवानी में। इन्होंने फिर दूसरी शादी नहीं की और बस ऐसी मौज मस्ती मनाते रहे, लेफ्ट राइट से आँख मटकी करते रहे।
ये थी उनकी। अगर नेहरू साहब के पास जिन्ना साहब ने गए थे, नेहरू साहब के अपने जिन्ना साहब गए थे गांधी साहब के पास में, और उनको एक कहा था कि बापूजी या जो भी उन्होंने वो लफ्ज बोलते होंगे उनको, वो गए थे और कहा था कि वो अगर कांग्रेस सरकार बना लेती है तो प्रेसिडेंट जो है वो मुस्लिम लीग का होना चाहिए, अगर मुस्लिम लीग गवर्नमेंट बनाती है तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा। तो नेहरू साहब बोलते हैं कि सरकार भी हम बनाएंगे और जो प्रेसिडेंट भी हम ही बनाएंगे फिर। तो इस चीज़ से मने नहीं, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान का जिद किया। कुछ पाकिस्तान को की लीडरशिप जो थी सो थी जिन्ना साहब और नेहरू साहब, सॉरी जिन्ना साहब और फातिमा जिन्ना और ये जो दूसरी थी लियाकत अली, इनका तो ये पाकिस्तान बनाने के चक्कर में थे। इन्होंने पाकिस्तान बनाया भी, पर जो मौलाना आज़ाद साहब ने उनको बद्दुआएं दी, वो पूरी की पूरी कुछ तो बद्दुआएं पूरी हो चुकी हैं और कुछ बाकी बची हुई हैं जो आने वाले समय में हो जाएंगी। तो जिन्ना साहब ने नेहरू साहब की जिद के कारण पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान बनने की बदौलत लाखों की तादाद में, नहीं तो कम से कम हजारों की तादाद में मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिदें शहीद हो गई, और लाखों की तादाद में, कई बोलते हैं कि 2 मिलियन के करीब जो लोग थे, खास तौर पे पंजाबी 1 मिलियन के करीब, जो इस मुल्क के टूटने से जो मारे गए, उजड़ गए, बर्बाद हो गए, वो अलहदे, रेप हुए, नजायज औलादें पैदा की गई और लूटपाट और अरबा डॉलर का नुकसान हुआ नेहरू साहब की एक जिद के कारण। कई बोलते हैं कि जिन्ना साहब को तो टीबी थी, अगर नेहरू साहब को इस चीज़ का पहले इल्म हो जाता और पता चल जाता तो ये स्टेप ना लेता तो शायद इतना नुकसान ना होता। तो पहले तो जो नुकसान 1947 में जब देश बना, वो भी पाकिस्तान अपने कांग्रेस की कमीनगी मानी जाती है। पाकिस्तान में तो ये बोलते हैं कि जी जिन्ना साहब तो बड़े रॉयल किस्म के आदमी थे, उनका खान पीन और चाल चलन तो अंग्रेज़ों से भी बड़े अंग्रेज़ थे, लेकिन नेहरू साहब की और कांग्रेस की कमीनगी की वजह से मुल्क टूटा और जो भी कत्लो गार्द हुई, लूटपाट हुई, रेप हुए, नजायज औलादें पैदा हुई, जो भी हमारी ख़ास तौर पे जो हमारे हिंदुस्तानी लोगों की, ख़ास तौर पे पंजाबी लोगों की अक्ल का जो जनाजा 1947 में निकला। मैं तो कई बार कहता हूँ कि 1947 में जो फिक्स डिपॉजिट किया था हमारे पंजाबियों ने, उसका खमियाना आज हम भुगत रहे हैं। 1947 के बाद में जो हमारा आज नुकसान हो रहा है, जो हम बर्बादी की ओर गए हैं, वो फिक्स डिपॉजिट 1947 में हमने कर दिया था। 1 मिलियन लोग मजलूम लोगों का कत्ल करके उनको लुटिया पटिया गया, उनको रेप किए गए, नजायज औलादें पैदा की गई। जितने भी रंडे थे वो चाहे मुसलमान हो चाहे नॉन मुसलमान हो, कोई भी हो, वो सभी के सभी शादीशुदा हो गए। उन्होंने 14-14, 15-15 साल की बेग में कई सीनियर सिटीजनों को भी अपने घर में बीवी बना के रखा। कई औरतें यहीं रहेगी और कई औरतें पाकिस्तान में रहेगी, कई औरतें एक्सचेंज होगी, कई नहीं हुई। और उसकी बदौलत को तो काफ़ी उनको दिक्कतें और प्रॉब्लमें आई। ये सब सिर्फ कांग्रेस की कारगुजारी की बदौलत। अगर वो कोई बड़े दिल का मुजाहरा करती, जैसे पाकिस्तान के पत्रकार हसन नासर साहब कहते होते हैं कि अगर जितने बड़े मशहूर लीडर थे, उतना बड़ा एक कम्युनिटी की उन्होंने, नेहरू साहब ने, जो कि थोड़ा बड़े दिल का मुजाहरा करते तो देश बच जाता। उसके बाद में नेक्स्ट बात आई 1962 में कांग्रेस ने कैसे रेड कारपेट बिछा के हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के और चाइना के हैंड ओवर कर दिया। और जो उस दिनों में हमारे बहन भाई जो पाकिस्तान के ग़ुलाम हैं और चाइना के ग़ुलाम हैं, उनको जो जुल्म का जुल्म सहना पड़ा, जो उनकी औरतों के साथ रेप हुए, उनकी मार पिटाई हुई,
उनका फेक एनकाउंटर किया चाइना वालों ने और पाकिस्तान वालों ने, उनको मार मुकाया। उनका जो नुकसान हुआ, जो आज तक वो गुलामी सहन कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के अपने जिनास अपने कांग्रेस की मेहरबानियों की ही बदौलत है। उसके बाद में जब देश का बड़ा हिस्सा दुश्मन के हैंड ओवर करके, उसके बाद में कुछ दौर ऐसा आया जो कि जब भूखमरी का दौर था, हजारों की तादाद में, बड़ी तादाद में लोग सिर्फ भूखमरी से मर रहे थे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी आए, तो उन्होंने कोई जय जवान जय किसान का नारा दिया और हरी क्रांति की शुरुआत की, और उसकी बदौलत अच्छे काम हुए। फिर मैडम इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को जो उनकी छाती में खंजर को मैडम इंदिरा गांधी ने जो नेक काम किए वो अपनी जगह हैं, बहुत अच्छे काम किए। बांग्लादेश को पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान को, वो बड़ी बहादुरी थी। 93,000 पाकिस्तानियों को जो बंदी बना के बेगडों बकरियों की तरह इंडियन जेलों में रखा गया, उनको समोसे खिलाए गए, उनको जलेबियाँ खिलाई गई, उनको इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड और फिल्में दिखाई गई, और गंडे भी खाए गए, और 100 चित्र भी लगाए, 100 गंडे भी खाए, और 100 जलेबी भी खाई, 100 हिंदी मूवी भी दिखाई उनको। हाँ, उनको अपनी औकात याद करा दी। ये सब मैडम इंदिरा गांधी, जिसको एर्न लेडी के नाम से जानते हैं, जिसको अमेरिका वाले कभी बोलते थे, बोलता है ये बूढ़ी औरत बहुत जिद्दी है, तो उस बूढ़ी औरत का ही देन था वो। तो उसके बाद में जब पाकिस्तान का बांग्लादेश बना दिया, उसके बाद में कुछ ओवर एक्टिंग में आ गई मैडम इंदिरा गांधी। उसी वक्त फिर उसने अपने जो भी बच्चों की एज के बच्चे थे उस टाइम के, यानी कि राजीव गांधी और संजय गांधी के दोस्त मित्र थे, उनकी चिल्ड्रन कैबिनेट बना के, उसका चिल्ड्रन कैबिनेट के हुक्म के मुताबिक चलते हुए देश में इमरजेंसी लगाई गई, देश में गंद डाल दिया, लोगों को भर भर के जेल में डाल दिया। संजय गांधी जी बोलते हैं जी हम तो बस आबादी कम करेंगे, नशबंदी शुरू कर दी। दुनिया भर के बच्चों की, जो अनमेरिड बच्चे थे, कॉलेज वाले स्टूडेंट थे, उनकी इन्होंने नशबंदी की। कई बुजुर्ग मातामा और बुजुर्गों की भी नशबंदी कर दी, सीनियर सिटीजन की भी नशबंदी की। ये औकात, फिर इमरजेंसी और नशबंदी का भी दुख सहन करना पड़ा इस मुल्क की पब्लिक को। उसके बाद में इन्होंने भोपाल गैस कांड के लिए जो प्लांट था भोपाल के अंदर, जो आजकल हम एवरेडी कंपनी है, उसके जो एवरेडी कंपनी है, जो सेल वगैरह जो हम बरतते हैं, वो एवरेडी कंपनी वही कंपनी थी पहले जो अमेरिकन कंपनी के साथ मिलकर बनाई हुई थी, जिनमें 4-5 बड़े बैंकों के शेयर थे, और सरकार ने पैसा लगा के वो प्लांट बनाया था। बाद में वो घाटे में गया, वहाँ पे कांड किया गया, जो भी वहाँ हत्याकांड हुआ, जो हजारों की तादाद में लोग मारे गए और लाखों की तादाद में रोगी हो गए, और पूरा जल जमीन ग्राउंड वाटर खराब हो गया, और जो जुल्म वहाँ पे हुए उसकी उदाहरण कहीं नहीं दुनिया में मिलती। ये सब कांग्रेस की मेहरबानी है। कांग्रेस ने पैसा खाया और डायरेक्ट पीएमओ ने लाइसेंस दिया। यूट्यूब के ऊपर कांग्रेस की इस कमीनगी की गाथा की दुनिया भर की वीडियो पड़ी हैं, आप सुन सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा भी कुकू एफएम के ऊपर भी मिल जाएगी, तो आप कुकू एफएम पे भी सुन सकते हैं। तो दूसरी बात हुई, फिर इन्होंने इधर तो लाइसेंस दिया गैस प्लांट लगाने का जो भोपाल में, और एक गरीब मजलूम बस्ती के बीच में आबादी वाले एरिया में वो दिया। और प्री प्लान का सुनने में तो आया है कि कोई 777 नाम का कोई केमिकल था जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अमेरिका की तरफ से, जिसके ऊपर लैब बना के जहाँ पे भोपाल में रिसर्च की गई, फिर उसका प्रोडक्शन किया गया, फिर वहाँ पे इंसानों के ऊपर, जानवरों के ऊपर इस्तेमाल करके, यानी कि वो कांड करवा के उसको टेस्ट किया गया। ये सब कुछ कांग्रेस को पता था, उस प्लान का कांग्रेस हिस्सा थी, जिसने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी पार्टी फंडिंग के लिए ये सारा कांड करवाया। और कांड करने में जो मुजरम थे, जहाँ तो आज देश के बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, जहाँ वो देश छोड़ के भागे, उनको बाहर भगाने में भी पूरा सहयोग था कांग्रेस का। फिर उसके बाद में आ गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। बीजेपी को और अकाली दल को
कमज़ोर करने के लिए और पावरफुल बनने के लिए 1984 की इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने भिंडरांवाले को पैदा किया और पंजाब में प्री प्लानिंग टेररिज्म की नींव रखी। उनका मकसद यही था कि जो कांग्रेस के विरोधी लोग हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, कांग्रेस पावरफुल हो जाएगी और इलेक्शनों में वो जीत जाएंगे। उसमें जो भी हुआ वो दुनिया को ज़्यादा लंबी लंबी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सारी दुनिया को दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्री BBC की, इंडियन चैनलों की, मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर दुनिया भर का मशाला जो है कांग्रेस के खिलाफ या टेररिज्म के खिलाफ, पंजाब आतंकवाद के खिलाफ जो मशाला है वो सोशल मीडिया के ऊपर, नेट के ऊपर पड़ा है। जिसको ज़रूरत है वो लाजमी सुने, ज़्यादा लंबी लंबी छोड़ने की जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में मैडम इंदिरा गांधी की प्लानिंग, वो कैसे कांग्रेस की जो निजी धड़ेबंदी की बदौलत हुई थी, यानी कि एक अपना ही सियासी गेम था, उसकी बदौलत हज़ारों की तादाद में मजलूम सिख नौजवानों को, औरतों, बच्चों को जो कत्लेआम किया गया दिल्ली में, वो उसकी उदाहरण भी आप देख लो। जब राजीव गांधी जी कहते थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांप जाती है, तो ये देख लो उनकी कारगुजारी। उसके बाद में उसी साल ही कुछ दिनों के बाद में ही वो पेड़ जो मैंने बोला था कि भोपाल गैस कंपनी को लाइसेंस दिया था, वो कांड भी वो उसी दिनों में हुआ है। उसके बाद में जो कांग्रेस के राज में ही जो कश्मीर में से कश्मीरी पंडितों का उजाड़ा हुआ, वो भी कांग्रेस के राज में ही हुआ। कांग्रेस, उनके साथ वो कौन सा अत्याचार है जो सेम जो 1947 में हुआ था उसका सेकंड भाग रिपीट किया गया। मैं अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकता। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार में इन्होंने किया जो सेम वो अपने दिल्ली में हुआ, जो देश दुनिया भर में जब इंदिरा गांधी जी की मौत हुई थी तब हुआ, वही सेम जो कत्लेआम था वो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। और उसी टाइप का ही बाद में राजीव गांधी जी के टाइम में ही जब हमारी फौज, हमारी सेना कश्मीर श्रीलंका में गई, कैसे श्रीलंका की जालिम हुक्मरानों के साथ मिलके वहाँ पे जो तामिल हिंदू भाई थे, बहनें थी, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, उनका कांग्रेस के राज में कत्लेआम हुआ और वो मनमोहन सिंह की सरकार तक होता रहा और खूब पैसा भी दिया, हथियार भी दिए और जो अत्याचार और जुल्म किया उसका को कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। जाने के पंजाब, कश्मीर और फिर उसके बाद में आपको कहूँ तो जिसको जाफना में जो हिंदुओं का और सिखों का जो नरसंहार हुआ, जो मुसलमानों का नरसंहार हुआ, जो ईसाइयों का नरसंहार हुआ, वो मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप इन जो मैंने बातें बताई हैं इनके बारे में आप जान लो। उससे पहले कांग्रेस के दौर में, इंदिरा गांधी जी के दौर में, तो पहले तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। उससे पहले मिजोरम में जो हवाई एयर स्ट्राइक की थी, या नॉर्थ ईस्ट नागालैंड में, मणिपुर में जाके देख लो, जो कांग्रेस के राज में जो अवाम का, जो पब्लिक का जो नरसंहार हुआ, जो कत्लेआम हुआ, जो लूटपाट हुई। और इसको छोड़ के जो देश 70 साल में ये देश भर में जो करप्शन हुआ है, जो गंदगी पड़ी है, वो उसकी तो आप जितने मर्जी जो पढ़ा लिखा कोई हो, समझदार पत्रकार हो प्रॉपर, वो तो पता नहीं कितने मन चाहे जो है एपिसोड बना सकता है। पूरा कांग्रेस का इतिहास गंदगी से भरा पड़ा है। अभी ये तो तबूत तो उन्होंने तैयार कर दिया था, बिल्कुल हाय पूरा चंदन का तबूत तैयार करके रखा पड़ा है। अभी कांग्रेस को उसमें दफन करने के लिए टुआ भी पुट दिया गया है। अभी लगता है कि अपने 2024 में अपने मौलाना पप्पू जी उसका जो है नमाज जनाजा पढ़ देंगे। उसके बाद में मुझे लगता है कि हमारी जो मैडम है अगली वोटों तक, जो मैडम प्रियंका गांधी है, जो मैडम प्रियंका गांधी वाड्रा है, उनका हज और उम्रा भी अगलियां वोटां तक, जो कि करीबन 29 में अपने होंगी, ये 29 में होंगी,
तब तक उसका हज और उम्रा भी कर देंगे, यानी कि उसका काम तमाम कर देगी। ये जो जो जोड़ी है ना, इन्होंने अगर कांग्रेस ने वाकई ही कोई अपनी पार्टी के प्रति वफादारी होती और देश के प्रति वफादारी होती, सिटीजन के प्रति वफादारी होती, तो ये जो पिछले कुछ सालों में हो रहा है, खासतौर पे पप्पू जी के ज़माने में, पहले कांग्रेस अपने इसका नाम था, इसके राजीव गांधी के समय में भी हुआ है, इंदिरा गांधी के समय में भी हुआ है, ये अपने जितने भी विरोधी लोग होते थे पार्टी में, उनको तंग करके परेशान करके, जैसे पप्पू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को भगा दिया, और ये हमारे जो हैं जाखड़ साहब को भजा दिया, और भी कई सीनियर लीडर हैं जो पार्टी छोड़ के भाग गए, कई तो गए थे वापस आ गए। अभी अपने जो है कई लोग इनको लेके भी आए, पप्पू जी हमारे जो एक दहेज है खा नवजोत सिद्धू, उसको भी लेके आए हैं, और उसने भी जो रोल प्ले किया है पार्टी का, जो हसर किया है, ऐसे ही पार्टी का असर पप्पू जी कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि पप्पू जी की पॉलिसी ये है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पप्पू जी की पॉलिसी ये है कि वो सिर्फ फंडिंग तक ही सीमित रहना चाहते हैं। उनकी इच्छा और मनसा नहीं है कि देश का प्राइम मिनिस्टर बने। वो बोलते हैं कि पार्टी का फंडिंग आता जाए और खाना पूर्ति करते जाएं, वो घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। जहाँ अभी कोई सीनियर लीडरशिप जो पावरफुल लीडरशिप थी, जहाँ तो बिना चाहे उनको धक्के मार मार से निकाल दिया, मार मार ठुडे निकाल दिया उनको जहाँ से, पार्टी से, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जहाँ और सीनियर लीडरशिप थी उनको ठुडे मार मार के निकाला है, वैसे ही वो उनके आगे अभी कोई बोलने वाला नहीं है। जैसे जो दिल में आएगा वो करेगा पप्पू, और दिन रात मेहनत कर रहा है पार्टी का वो उगाने के लिए। उधर हमारी जो बीजेपी बोलते हैं जी कांग्रेस फ्री भारत। मुझे लगता है वैसे तो फ्री नहीं हो सकता, लेकिन जैसे नट बोल्ट लूज होता है, वैसे कांग्रेस के काम और हरकतें करतूते की बदौलत वो उनके स्क्रू है लूज होते जाएंगे, और कैसे टिमरी टुमरी खिलर जाएगी। इनकी गाड़ी क्या चलनी है जब नट बोल्ट ही खुल गए। और एक बार बोलते हैं, एक चुटकुला है पंजाब में, किसी कॉमेडी कलाकार का, शायद मैं भगवंत मान साहब से या किसी और से सुना था, ते भगवंत मान साहब या किसी और से मैं सुना था कि कोई मिनी बस के बीच में कुछ सवारियां बैठी थी, कुछ बुजुर्ग सीनियर सिटीजन बैठे थे, और बीच में कुछ यंग एज लड़के आए, कॉलेज वाले आए, और आके बोलते हैं, बीच में चढ़ के बोलते हैं, यार इस बस के बीच में तो कोई पुर्जा नहीं है। पुर्जा मतलब टोटा नहीं है, जिसको लड़की नहीं है, यंग एज लड़की नहीं है, उसको पंजाबी में हमारे कहते हैं लोकल भाषा में पुर्जा, स्पेयर पार्ट जिसको इंग्लिश में बोल दें। तो वो बोलते हैं जी कुछ स्पेयर पार्ट ही नहीं है इसमें। तो औरतों ने वो नीचे उतर गए, वो औरतें भी पूरी की पूरी सीनियर सिटीजन भी पीछे खुंडियाँ लेके नीचे उतर गए। वो कनेक्टर आके बोलता है, माता जी ओ बाबा जी, बोला चलो चलो बस चलने वाली है। बोलता है, बेटा तुम्हारी बस ने क्या चलना है, इसमें तो कोई पुर्जा नहीं है। बोलता है, आपको किसने बोला? ये कॉलेज वाले लड़के आए थे, बोलते थे इस बस में तो कोई पुर्जा नहीं है, इसलिए नीचे चले गए। हमने सोचा भी चलो जिस गाड़ी में कोई पुर्जा नहीं है जिस गाड़ी में कोई पुर्जा नहीं है उसने क्या चलना है, पुर्जा तो कोई है नहीं है वो बात है कांग्रेस पार्टी की। अभी जा तो पार्टी को अगर कोई दो चार पुर्जे इनके पास हैं, जो कि जब कोई मीडिया शो वगैरह होता है तो उसमें वो पुर्जे लेआउट कर दिए जाते हैं, दो चार पुर्जे रखे हैं। बाकी ज़्यादातर पुर्जे तो जहाँ से जो असल पुर्जे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह हुआ हमारे पंजाब में, ये दूसरे थे जाखड़, सुनील जाखड़ साहब थे, या और ऐसे जो सीनियर पुर्जे थे वो तो दूसरी पार्टियों में बीजेपी में चले गए हैं। और जो बाकी जो टीवी चैनलों में रूबरू होने के लिए दो चार पुर्जे इन्होंने रखे हुए हैं, वो इनके पास रह जाए तो अच्छी बात है। मुझे तो लगता है जैसे वो बस वाले बोलते थे कि यार कांग्रेस में क्या रहना है, कांग्रेस में तो अभी कोई पुर्जा ही नहीं है, कहीं ऐसे ना हो को जो बस वाले पुर्जे कांग्रेस में भी ना रहें। और बाकी तो जो सीनियर पुर्जे थे वो तो चले गए, पहले ही पार्टी छोड़ के चले गए। पर जो बस वाले पुर्जे थे वो भी शायद जो दो चार
टीवी चैनल के ऊपर अपना प्रोग्राम पेश करने के लिए बचे हुए हैं कांग्रेस के पास। मुझे लगता है वो पुर्जे भी चले जाएंगे अगर पप्पू के ऐसे ही हिलाता रहे तो मेरी गुजारिश है भाई, अपने जो पुर्जे हैं ना कांग्रेस वाले पुर्जों को संभाल के रखना कि पुर्जे ना कोई ले जाए, कोई भी मोदी साहब ना ले जाए पुर्जे। तो ऐसे है। तो पार्टी अगर सीनियर पुर्जे होते तो उनसे एडवाइज लेके कोई सही दिमाग का काम करते हुए हमारे रिस्पेक्टेड मानयोग पप्पू जी अगर चलते तो शायद और भी ज़्यादा प्राप्ति करते। शायद किसी हद तक मैं कह सकता भी शायद वो पार्टी जीत जाती और स्टेट गवर्नमेंटों में कम से कम 2 स्टेटों में तो जरूर बन जाती है इनकी पार्टी। पर इनकी कारगुजारी का सबसे मैसेज ये भी है कि इनके जो पप्पू जी हैं उनके मन में तो ये है कि कांग्रेस पार्टी को इतनी सफलता मिले कि बाहर से आने वाला फंड ना रुके और उस पे फंड पे लगने वाला टैक्स ना लगे, यही हिस्सा है। और बीच में तो खाना पूर्ति करते रहेंगे। पप्पू जी बहुत माहिर है इस चीज़ के, और मम्मी भी पप्पू की बहुत माहिर है। उनकी इच्छा थी शायद ये तय है, जन्म कुंडली है जो हमारी कारगुजारी है कांग्रेस की, क्या क्या गुण गाऊं इनका। तो अगर कोई सियासी विरोधी लोग हैं लंबी लंबी छोड़ने वाले, वो ज़्यादा बयान करते हैं कि पप्पू जी को के बारे में ज़्यादा बताएंगे। दुनिया जब ये वोटों में आया था पप्पू तब से ये बोलते महरूम है, इसकी शक्ल बड़ी गई गुजरी है, ये तो इसकी शादी भी नसीब में नहीं है, शादी की क्या ज़रूरत है, और बहुत पुर्जे हैं इनके पास, हिस्से पुर्जे बहुत हैं, तो इसलिए इनकी शादीशुदी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पप्पू जी को अभी सियासत की बजाय शादी में इंटरेस्ट लेना चाहिए और अपनी मम्मी को बिजी कर देना चाहिए। राहुल गांधी की अपने मम्मी जी जो हैं बड़े बेरोजगार नज़र आ रहे हैं। अभी तक तो पोता पोती खिलाने के लिए होने चाहिए थे, पर अभी तक नहीं हुए। अभी तो घोड़ी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाना चाहिए था, कोई हाथी ऊँथी पे चढ़ के जाता दूल्हे राजा, पर दूल्हे राजे ने शादी नहीं कराई। ना तो सियासी जो उनकी मनसा थी सोनिया जी की कि पप्पू प्राइम मिनिस्टर बन जाए, इसलिए पप्पू के गले से संगल उतार के पप्पू को खुला छोड़ रखा था। कभी पार्लियामेंट हाउस में जाके अपनी पार्टी के पेपर पाल देता था, कभी दूसरी स्टेटों में जाके जो कैंडिडेट के वो पाड़ देता, मैं किसी को नहीं मानता, मैं किसी को नहीं मानता। बड़ा नमूना पेश करता है। पता नहीं पप्पू को कौन गाइड करने वाला है। पप्पू और पप्पू की दीदी भी वैसी निकली। मुझे तो आशा और उम्मीद थी कि शायद पप्पू की जो सिस्टर है वो पढ़ी लिखी और सियानी कुड़ी है, वो कुछ नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। पर अभी तक की जो भी पप्पू की और पप्पू की बहन की जो भी कारगुजारी है उससे मुझे नहीं आशा लगती कि वो कुछ कामयाब होगी। दूसरी बात आगे रहेगी जन्म कुंडली में। मुझे तो लगता है कि माल की मेहर से इसी एपिसोड में दोनों भागों में ये प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो इसमें आम आदमी पार्टी है, इसके विरोधी तो बोलते हैं, जो चुटकुले सुनाते हैं, बोलते हैं जी ये तो जो आम आदमी पार्टी ने बहुत पैसा खर्च किया, पंजाब का हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किया, वहाँ की पुलिस भी इस्तेमाल की, और पंजाब का जो लोक संपर्क विभाग है उसने दुनिया भर की दूसरे स्टेटों में और पंजाब में भी एड दी और बहुत माहौल बनाने की कोशिश की कि शायद आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। पर बदकिस्मती से सभी स्टेटों में कोई एक सीट भी नहीं मिली और खाता भी नहीं खुला। आधा से ज़्यादा लोगों की जमानतें जब्त हो गई। बड़े दुख की बात है। हम तो बड़े ओवर कॉन्फिडेंस फील करते थे। जो आम आदमी पार्टी के वर्कर वगैरह हैं वो तो कहते थे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मोदी को हम चाय वाले को सब सिखा देंगे। पर हम तो सबको तो क्या सिखाना है। मुझे तो ऐसे लग रहा है हम तो किसी गली मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हमें तो घूंघट लेना पड़ेगा या बुर्का उड़ना पड़ेगा। बड़े शर्म की बात है कि किसी ने बाहर वाले सूबे में घास का टोकरा भी नहीं डाला अपने आम आदमी पार्टी को। बस हम तो चाहते थे भी शायद आम आदमी की द्रौपदी की तरह इज्जत बच जाएगी जैसे कांग्रेस की बच गई। पर इसका तो पता नहीं, मोदी साहब पूरे का पूरा चीर हरण करके चले गए। और कांग्रेस का तो जितनी खट्टी और कड़वी बेइज्जती हुई है
शहरी तारीख में किसी ऐसी पार्टी की हुई होगी जैसे हमारी हुई है। मैं मालिक आगे अरदास करता हूँ, दुआ करता हूँ कि किसी और पार्टी को इतना गलत दिन ना देखने पड़े, और आशा और उम्मीद रखता हूँ कि ऊपर वाला भगवान कांग्रेस की या दूसरी पार्टियों की भी दुर्दशा आम आदमी पार्टी वाली ना करे, नहीं 2024 में पंजाब में भी कोई सीट ना मिले। मुझे तो लगता है बस ऊपर वाले से बस कुछ दुआई मांग सकते हैं, कुछ अरदास कर सकते हैं, कुछ प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ अपील कर सकते हैं कि 2024 में कि हमारी जो आम आदमी पार्टी, मेरी लैंग्वेज में द्रौपदी है, इसका चीरहरण करने के लिए ऐसे ना भी कृष्ण कृष्ण करे बरलांदी, ऐसे ना कलयुग में तो कृष्ण भी नहीं आएगा अभी हमारी इज्जत बचाने के लिए। बस ऊपर वाला ही रखा है, ऊपर वाला भी पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं। मेरी तो आम आदमी पार्टी की लीडरशिप खास तौर पे केजरीवाल साहब और भगवंत मान साहब के आगे गुजारिश है कि वो बाहर की तरफ जो बड़े लेवल के मिठू राम लीडर बनने की कोशिश ना करें, और अपने जो जीते हुए बाग है जिनके ऊपर अभी अब आपका कंट्रोल है, वहाँ की अवाम की, वहाँ की पब्लिक की जो है जो इच्छा है और मनसा है उसको पूरा करें, उनका भरोसा जीते, उनका यकीन जीते। ऐसी ना हो कि वो बाहर आगे दौड़ पीछा चौड़, बाहर की तरफ जाके नेशनल लेवल के लीडर बनने की कोशिश में चक्कर में कहीं वो अपना घर का ही, अपना ही जो है जिसको बोलते हैं शाबा, पंजाबी से अभी शाबा ना मुद्दा मार दिया जाए, जिसमें वो एक होता है ना टोकरी टाइप होता है जो हिंदी में जिसको कहते हैं, जिसमें रोटी वगैरह रखी जाती है, उसको कहते हैं पंजाबी में शाबा। वो शाबा ही ना मुद्दा बच जाए। और इस करके मैं कोशिश करता हूँ कुछ थोड़ा मोटा पंजाबी तड़का लगाने की भी कोशिश करता हूँ। ऐसे ना कि पंजाबी में कहूँ, मैं इंग्लिश में कहूँ, जो हिंदी में जो एक हॉट केस होता है रोटी वाला, वो बिल्कुल ही ना पुट्ठा बच जाए, और पंजाब में भी हम लोगों को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। वो बोलते थे यार तुम क्या आम आदमी पार्टी वाले हो, आप लंबी लंबी छोड़ते थे भगवंत मान के नाम की। आज तो आप 4 सीटों में हैं, हारे हैं। मुझे लगता है कहीं पंजाब में भी 2024 में ये हाल ना हो जाए। हाँ, मैं अपने सियासी जमातों को, बीजेपी का बहुत बहुत लाख लाख बधाई हो, जिसके लिए उनकी जीत की, आम आदमी पार्टी को तेलंगाना की, और जो मिजोरम की लोकल पार्टी जो जीती है उनको वहाँ की, और आम आदमी पार्टी को बहुत अफसोस प्रकट कर रहे हैं कि हमारे जो बुजुर्गों की नसीहत है, जब घर में किसी का नुकसान हो जाए तो मतलब उनको खुशी नहीं मनानी चाहिए। कहते ने किते दुश्मन मरे ना खुशी मनाइए, कदे सज्जना भी टुट जाना। तो ऐसे है कि दुश्मन के हारने से कभी खुशी नहीं मनानी चाहिए। क्या पता है आम आदमी पार्टी की जगह और पार्टी कोई हार जाए, बीजेपी हार जाए या कोई भी हार जाए, हमेशा जीत नहीं होती, हमेशा हार नहीं होती। ऐसे हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो केजरीवाल साहब है और हमारे भगवंत मान साहब है, हमारे जो नीचे वाले मेरे जैसे जूनियर वोटर सपोर्टर हैं, उनको हौसला अफजाई करना चाहिए पार्टी के सीनियर लीडरशिप को। जैसे बोलते हैं जी हमारे तो वहाँ पे कोई है ही नहीं था, हमारा तो खाता ही नहीं था वहाँ पे, हमारा तो कोई वोटर सपोर्टर ही नहीं था, हमारा तो वहाँ पे कोई कैंडिडेट ही नहीं था, अपने कैडर नहीं था वहाँ पे। जो स्टेटों में हार हुई है, पंजाब में और दिल्ली में कैडर बहुत हैं। पंजाब और जो दिल्ली के लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं और बड़े एजुकेटेड हैं और इंटेलिजेंट हैं, बड़ी नॉलेज वाले हैं। मेरे वांगू ढेर सारी नॉलेज है। 4 सूबे वाले भाइयों की नॉलेज सी, हाँ पंजाबी में कहते हैं, यानी उन भाइयों को क्या नॉलेज थी, हम तो नॉलेज वाले हैं। हम तो पंजाबी ही हैं और दिल्ली वाले हैं, जो हम तो डट के मुकाबला करेंगे और बड़ी दलेरी से, बड़ी होशियारी से और बड़ी तनदेही से 2024 में हमारे जो मानयोग प्राइम मिनिस्टर, जो आगे भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हम उनको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम हर पूरी जदोजहद करेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से। बेशक हमें खट्टी बेइज्जती का सामना है, अगली वोटों में, अगली इलेक्शन में हम किसी खास किस्म के नाशपाती या खास किस्म के नींबू लेके हम बीजेपी वालों की दंद खट्टे कर देंगे। और हो सका तो हम जो होता है ना वो
नींबू का साथ होता है, उसको पीस पूस के हम जब आया करेगा, कोई मुंह खोला करेगा कि बीजेपी वाला, उसके मुंह में नींबू का साथ डाल दिया करेंगे, उसके दांत खट्टे कर दिया करेंगे। बाकी तो मुझे ऐसी लग रहा है कि अगर जैसे बाकी स्टेटों में ऊपर वाला मेहरबान हुआ है बीजेपी के ऊपर, मैं पहले भी बता चुका हूं कि केवल सिंह ढिल्लों से कोई भी कोशिश की नहीं थी, कोई भी कुछ नहीं किया था, जहाँ पे कोई वोट मांगने नहीं आया था, कोई रोड शो नहीं हुआ था बीजेपी का, कोई रैली नहीं हुई थी, किसी ने आके लंबी लंबी छोड़ी नहीं थी, ना किसी ने कोई लारा लप्पा लगाया था, ना किसी ने वोट मांगी थी। 72,000 से ज़्यादा संगरूर एरिए की जो लोकसभा सीट है उसमें पड़ी थी। तो आगे भी मुझे ऐसी उम्मीद है कि पंजाब के वोटर बीजेपी की से गुजारिश है को जहाँ ये रोड शो करे और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की लंबी लंबी छोड़ने वाली भाई और बहनों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए जो रिक्वेस्ट है वो करें। मुझे उम्मीद है कि अगली जो लोकसभा की सीट है बीजेपी लाजमी लेके जाएगी, और जो आम आदमी के जो बहादुर, दलेर और जो दांत खट्टा करने वाले, जो नींबू लेके नींबू का साथ लेके जो बैठे हुए सोल्जर हैं, और मत पंजाबी से कहा भी चमचा चमचा खा के, वो जो भी पंजाबी वाले पंजीरी पंजूरी खाते होते हैं वो खा के, और चाय का बड़ा सारा गिलास ऊपर से पी के, और हाथ में नींबू लेके, और आम बीजेपी के दांत खट्टे करने के लिए, एनडीए के दांत खट्टे करने के लिए नींबू का साथ पीस के, और जो भी मुंह खोलेगा उसमें डालने के लिए और दंदा खट्टा करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम अपनी लीडरशिप के श्री 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 भगवंत मान जी की और श्री केजरीवाल जी की जोड़ी है, जो धर्मवीर की जोड़ी, इस धर्मवीर की जोड़ी के साथ सुर ताल मिलाकर, ताल कदम से कदम मिला के, खुशी के गीत गा के, जैसे वो पुराना गीत आता था, हम होंगे कामयाब, हमें पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, यानी कि बीजेपी के दांत खट्टे करने के लिए हम एक दिन जरूर कामयाब हो जाएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है और हमें पूरा इंतजार है। 2024 में हमारी पार्टी के नाम पे हम अपनी उंगली काली करेंगे या नीली करेंगे, जो भी करेंगे, और पूरा मुझे यकीन है कि हम जो है कामयाब होंगे, और पूरी सफलता के साथ जो अगली सीटें 2024 में पंजाब में सारी की सारी सीटों से पंजाब के आम आदमी पार्टी के कोई समोसा बनाने वाला, कोई आलू टिक्की बनाने वाला, कोई मजदूरी दिहाड़ी करने वाला, कोई टायर पंचर लगाने वाला, और कोई मेरे जैसा होनहार फौजी जवान जीता के पार्लियामेंट हाउस में भेजेंगे। उनको बातें आए से ना आए पर तनख्वाह आ जाएगी, उनको खाने पीने के लिए कोई मुर्गा शुर्गा और दारू की बोतल भी आ जाएगी, और मौज मस्ती भी आ जाएगी, और बातचीत भी आ जाएगी। और और नहीं तो यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मेरी बेनती है आपके बहन भाइयों कि मेरा साथ दें, और आपकी मेहरबानी से मैं बहुत आगे बढ़िया ग्रोथ कर रहा हूँ। हिंदी सुनने वाले बहन भाई चाहे पाकिस्तान में है, चाहे इंडिया में है, चाहे देश दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, बड़े मेहनती हैं, दोनों को मैं हाथ से सलूट करता हूँ। मेरा प्रोग्राम भी देखें, पूरे का पूरा देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो घंटी का निशान है, घंटी का जो बेल का निशान लगा होता है, उसका जो निशान होता है उसको दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, पर डिसलाइक बिल्कुल ना करें। और